सीटेट 2024 के लिए साइकोलॉजी की आज की हमारी क्लास नंबर 5th है। यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं जैसे कि साइकोलॉजी की क्लासेस, साइकोलॉजी के सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, पावलव थॉर्नडाइक, स्किनर वगैरह का सिद्धांत, हिंदी पेडागोजी, एनवायरनमेंट और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप सभी लोगों को इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जो है ना साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिग्नल लर्निंग की अवधारणा संबंधित है। सिग्नल लर्निंग की जो अवधारणा है ना वह किससे संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंधन से, ऑपरेटिव अनुबंधन से, परीक्षण और त्रुटि से, या फिर देखेंगे यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं सिग्नल लर्निंग, तो यह अवधारणा किससे संबंधित है? यह जो है ना यह ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय अनुबंधन से रिलेटेड है। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलव ने दिया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें अहम बनाम भूमिका का क्या होता है? प्रसार होता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था या फिर मध्य प्रौढ़ावस्था। हम बात कर रहे हैं अहम एवं भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। तो ये जो अहम और भूमिका जो है ना इसका द्वंद्व का प्रसार ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में होता है। आपने देखा होगा जो बच्चे 12 से लेकर 18 वर्ष के हैं ना उनका अपने माता पिता से आपसी मतभेद होता रहता है किसी न किसी बात को लेकर। तो ये जो अवस्था है ना अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का जो है ना प्रसार होता है इस अवस्था में। आगे देखिएगा, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विकल्प असंगत है, ना कि संगत पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प जो है ना वह असंगत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा, विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। देखिएगा, जो वर्गीकरण है ना ब्लूम का, उन्होंने विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग जो है ना इन पर बल दिया है, लेकिन जो है ना आत्मानुभूति पर इन्होंने बल नहीं दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में जो है ना अनुभूति जो है ना यह असंगत है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था बताई थी? तो जो ब्रूनर हैं, ब्रूनर कौन है? ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने निम्नलिखित में से ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कुछ अवस्था बताई थी, तो इनमें से कौन सी अवस्था जो है ना उन्होंने बताई थी? बताइएगा, गामक अवस्था, प्रतिभारक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था या फिर ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो ब्रूनर है ना इन्होंने बौद्धिक विकास की गामक अवस्था बताई, प्रतिभारक अवस्था बताई, प्रतीकात्मक अवस्था बताई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी की सभी एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। बिल्कुल होंगी। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लो कि एक बच्ची है, खेल कूद में काफ़ी ज़्यादा आगे है, उसके जो मदर और फादर है ना वह भी इसी फील्ड में है और वह उस बच्ची को काफ़ी अच्छे से उसको ना सिखाते भी हैं। तो हम कह सकते हैं ये किस प्रकार से किन चीज़ों का ये परिणाम हो सकता है? यह अनुवांशिकता, मतलब उसके पापा और उसके जो मम्मी है, ठीक है, मदर फादर हैं, जो पेरेंट्स हैं वह भी खेलकूद से रिलेटेड हैं। तो हम कह सकते हैं अनुवांशिकता भी शामिल है उसमें, अनुवांशिक लक्षण भी हैं और पर्यावरण भी है, क्योंकि उसको उस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिल गया है कि उसके जो मदर फादर है ना उसको स्टार्टिंग से ही खेलकूद में आगे रखा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अनुवांशिकता और पर्यावरण का परिणाम है ये दोनों ही चीज़ें। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गुणवाहक हो सकते हैं? पूछा गया है गुणवाहक समाजीकरण का कौन सा है? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवेश के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यालय और जो पास पड़ोस है ना यह समाजीकरण के गुणवाहक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पर बताइएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमाज का समायोजन या फिर उद्दीपन अनुक्रिया युग्म। देखिएगा, आपने यदि कंटिन्यू हमारी क्लासेस को फॉलो किया है ना
तो आप इनका आंसर आसानी से दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया, ये तो थॉर्नडाइक ने बल दिया इस पर, तो ये तो हो नहीं सकता। मानसिक प्रारूपों का स्कीमा पर किसने बल दिया है, तो पियाजे ने दिया, यह भी नहीं होगा। संतुलन भी नहीं होगा। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अधिगम, जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है ना, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, मतलब बच्चा समाज में रहकर क्रिया करके सीखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पैडागोजिकल जो है ना क्वेश्चंस भी यहाँ पर शामिल किए हैं हम लोगों ने। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सौंपाने की विषय वस्तु को किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वह कोहलबर्ग से रिलेटेड है। एक बार फिर से अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, एक बच्चा है उसने विशिष्ट उत्तर दिया, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। एक बच्चा है उसने क्या किया है, काफ़ी अच्छा आंसर दिया है, विशिष्ट आंसर दिया है, तो कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उसके नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत यह आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दंड और आज्ञाकारिकता तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक संकुचन अनुकूलन, यहाँ पर देखिए नैतिकता की बात हो रही है, और गर्व करना क्या है, एक सामाजिक संकुचन अनुकूलन से रिलेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दंड आज्ञाकारिकता तब होता है जब बच्चा डरता है कि उसे दंड मिलेगा, या वह इसलिए अच्छा आंसर देता है कि उसको पुरस्कार मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है बताइएगा। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था, बिल्कुल नहीं। शिक्षक और माता पिताओं द्वारा पुनर्बलन, ये भी पुनर्बलन पर इन्होंने बल नहीं दिया है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से जो है ना वह कौन सा इंपॉर्टेंट है, शिक्षार्थियों के द्वारा, मतलब है खुद जो बच्चे हैं वह पर्यावरण में जाएं और अब जो चीज़ें हैं ना उनकी खोजबीन करें। मतलब पेड़ों के बारे में बता रहे तो पेड़ों के बारे में जानें, पक्षियों के बारे में बता रहे तो पक्षियों के बारे में जानें। अगला क्वेश्चन भी जीन पियाजे से रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है ना सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इनको याद ज़रूर रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसको स्कीमा भी कहा जाता है, निर्माण ने वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप मतलब कि जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार स्कीमा, निर्माण, वर्तमान योजना, मतलब बच्चे का माइंड है उसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, मान लीजिए क्या है उसमें कुछ चीज़ें हैं, उनके अनुरूप बनाने हेतु, मतलब हम उसमें कुछ नई चीज़ें डालेंगे, मतलब उसके पास कुछ ज्ञान है और हम लोग नया ज्ञान देंगे, तो वह जो नया ज्ञान है उसी के अनुसार जो है ना उसमें जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो समायोजन अनुकूलन के अनुरूप, समावेशन और अनुकूलन में अनुरूप, साम्यीकरण और संशोधन के अनुरूप, समावेशन और समायोजन के अनुरूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको समावेशन और समायोजन के रूप में कहेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझ लेते हैं। एक बच्चा है, वर्तमान योजना है, उसके माइंड में कुछ चीज़ें हैं, उनके अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में, मतलब उसके माइंड में पहले से, देखिए बच्चे का माइंड है उसमें क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उसके माइंड में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना, एक बच्चा और है उसने जो है ना कुछ चीज़ें उसके माइंड में दे दी हैं, तो ये पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर ये, और ये जो नया बच्चा उसके द्वारा उसमें दी गई। तो इन पुरानी जो चीज़ें हैं इसमें संशोधन करना, मतलब उनके लिए जगह बनाना, संशोधन करना नवीन जानकारी के लिए, और नवीन जानकारी के आधार पर, मतलब इस जानकारी के आधार पर जो पुरानी योजना है ये वाली, इसमें संशोधन करना। तो ये किस चीज़ का परिणाम है, ये समावेशन और समायोजन में, हम समायोजन का रूप में इसको हम देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को देता है, नियामक है, समावेशकों तहत करता है, या फिर आवृत्ति को बढ़ावा देता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं।
किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है, मतलब वह चिंतन कर सकें, सोच सकें। इस प्रकार से फ्रेंड्स क्लास कैसी लग रही ज़रूर बताएं। ठीक है, एक जो है ना, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। यदि आपको ना हमारी मेहनत जो है ना लग रहा हो कि हम लोग आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम जो है ना आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आप ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इन्होंने कई प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी। तो इनका जो सिद्धांत है वह क्या बताता है, देखिएगा, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 मिनट तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी हो। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अलग अलग प्रकार से थोड़ी पढ़ाएंगे। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल मतलब कि सिर्फ हम बुद्धिलब्धि से ही निर्धारित कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने जो है ना इनको देख लिया जो नहीं हो सकते। जो बचा वो बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर होगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, मतलब कि जो बच्चा जिस प्रकार से सीख सके उसको वैसे हम लोग पढ़ा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने प्राकृतिक बुद्धि बताई है तो प्रकृति में जाकर सिखाई जाए उसको। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर संगीतात्मक बुद्धि है तो उसको संगीत की शिक्षा दी जाए। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। मतलब कोई 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट ले रही है और वह अपने आप से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रिता प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। या फिर जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक, बिल्कुल नहीं, जीन पियाजे ने सामाजिक पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर देखिएगा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में, बिल्कुल नहीं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना सिद्धांत में बिल्कुल दिए। यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सा जो है ना वह सही है। आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं हम। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा कहा है और वाइगोत्स्की ने इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के रूप में यहाँ पर कहा है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंफर्म कर लेंगे, बस आपको याद दिला देना है। ठीक है, लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिंग क्या है। यहाँ पर यह एक जैविक सत्ता है। क्या है, एक जैविक सत्ता है, मतलब कि जो लिंग है, जैसे कि लैंगिक रूढ़िबद्धता है, इस प्रकार से क्या है, यह एक जैविक सत्ता है। आनुवंशिकता वगैरह वंशानुक्रम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो संवेगात्मक जो विकास है इसके लिए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, मतलब सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे शिक्षक के प्रिय हो जाएं और कुछ बच्चे जो है वो शिक्षक के प्रिय ना रहें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। आपसे पूछा गया है कि रचनात्मक आकलन का कार्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, खुले अंत वाले प्रश्न, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग जो है ना पानी की विशेषताएं बताइए, तो आपके मन में कई प्रकार की आएंगी। ऐसा नहीं है कि जो याद कर आई हैं या आपने पहले से रटी हुई हैं वह याद आएंगी। तो ये खुले अंत वाले प्रश्न हो गए। परियोजना बनाएंगे, आप अपने विचारों को उसमें समाहित करेंगे। अवलोकन करेंगे किसी चीज़ का तो अपने दिमाग से करेंगे। ठीक है, मतलब अवलोकन अपने तरीके से करेंगे, कई चीज़ें सोचेंगे। तो यह रचनात्मक आकलन है। ठीक है, बट हमको यहाँ पर नहीं पूछा गया कि किस चीज़ को रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं करते हैं। तो विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, कि बच्चों की योग्यता को हमने निर्धारित कर दिया, यह बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये उससे कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्लास में। आगे देख लेते हैं, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना, बल वगैरह तो किसी पर नहीं देना है। और क्या आपको सिर्फ यहाँ पर रटन पद्धति का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल नहीं।
समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान हमारा कहता है कि बच्चों को एक साथ समूह में पढ़ाया जाए। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखिए अनदेखी भी नहीं करेंगे बच्चों के प्रश्नों का, उनका आंसर देंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऐसा नहीं है। हम करेंगे किसके अनुसार, जो शिक्षा है वह बच्चों के अकॉर्डिंग जो है ना हमको देना है। हमसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो कौन सा जो है ना अच्छे कक्षाई परिवेश का जो है ना वह आवश्यकता नहीं है। बच्चे के प्रयासों की बिल्कुल स्वीकृति करेंगे, यहाँ पर बच्चों को स्वीकार भी करेंगे। अध्यापक का सकारात्मक रुख भी होगा, बट यहाँ पर अध्यापक अपने अनुसार कोई भी चीज़ों को नहीं कर सकता है, उसमें बच्चों की भी राय होना चाहिए, उनकी रुचि शामिल होना चाहिए। लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर कामों में सहायता करनी चाहिए। क्या सिर्फ घर के बाहर के काम ही लड़के कर सकते हैं, अंदर के नहीं कर सकते क्या? तो ये तो देखिएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि बच्चियां जो है ना, लड़कियां जो है सिर्फ गृह विज्ञान पढ़ सकती हैं और लड़के विज्ञान। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लड़कियां बाहर के कामों में भी सहायता कर सकती हैं, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं और आज की इस क्लास का हम लोग जो है ना अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? मतलब यह क्रम में हो रहा है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही काट दो, ठीक है, क्योंकि ये सततगामी है, यहाँ पर सततगामी नहीं पूछा है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, मतलब कि कुछ चीज़ें पहले से ही निर्धारित होती हैं, जैसे कि बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर यहाँ पर हम कह सकते हैं वह होता है और केंद्र से बाहर की तरफ भी होता है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपके कितने सही हुए हैं, 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं आपके? 20 में से 20 आए क्या, 19 आए क्या, 18 आए या फिर 16 वगैरह जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।